हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर दुष्यंत। आज की इस 9th फिजिक्स की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। इस यूनिट के आज की क्लास में हम यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन का टॉपिक लेंगे और कोशिश करेंगे समझने की कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है और उसके कुछ इफेक्ट्स। सो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है उसमें हम स्टडी करेंगे बहुत ही कॉमन इफेक्ट्स जो हम अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। हमारा चैप्टर जिसका नाम ग्रेविटेशन है, उसमें सबसे पहले हम पढ़ने की कोशिश करेंगे एक फोर्स को जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों, हम अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम राइज करवाते हैं या ऊपर की तरफ आसमान की तरफ फेंकते हैं तो वो फिर से किधर आ जाता है, दैट मूव्स बैक टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। न्यूटन ने भी ये ऑब्जर्वेशन माइन्यूटली ऑब्जर्व की और उन्होंने एक चीज डिराइव की कि कोई भी दो बॉडीज जिनका मास होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द मास, क्वांटिटी ऑफ द मैटर, द फोर्स इज देयर। मतलब जिसका मास ज्यादा होगा वो ज्यादा फोर्स लगाएगा और जिसका मास कम होगा वो कम फोर्स लगाएगा। सबसे पहली बात जो न्यूटन ने ऑब्जर्व की और लेटर ऑन डिफाइन की इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, वो ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स है दैट एक्ट्स बिटवीन टू बॉडीज हैविंग सर्टेन masses। मींस इट इज अ फोर्स और देखिए मैं क्या वर्ड लिखने जा रहा हूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये कभी भी रिपल्सिव नहीं होती बिटवीन any two bodies, any two bodies having mass। कोई भी दो बॉडीज जिनका मास हो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। और बच्चों, उसने इस जर्नलाइज्ड फॉर्मेशन को स्पेसिफिकली डिफाइन किया फॉर द सरफेस ऑफ अर्थ। इफ वन ऑफ द बॉडीज, इन दो बॉडीज जिनके बीच में फोर्स लग रही थी उनमें से अगर एक बॉडी जो है इज अर्थ, देन अगर ऐसा हो द ग्रेविटेशनल फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नाउन एज, बच्चों, इज नाउन एज ग्रेविटी। तो क्या कहेंगे उसको हम? ग्रेविटी कहेंगे। तो ग्रेविटी कोई अलग सी चीज नहीं है। ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स का ही एक नाम है। बट कब? जब वो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ लगा रही हो किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट पे। मींस अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उन दोनों का मास है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है दैट इज विच वन? दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। बट अगर इस m1 और m2 में से कोई एक मास जो है दैट इज द मास और दैट इज द बॉडी, दैट इज अर्थ, then this gravitational force will be renamed as gravity। तो बच्चों बात समझ आ गई, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है और ग्रेविटी क्या है।
दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि ये फोर्स जो है दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड, ये हमेशा जो है ये डायरेक्टेड रहती है। किसकी तरफ डायरेक्टेड रहती है? ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर। ये किसकी तरफ रहती है? हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर। और बच्चों अगर हम ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी क्या करती है? सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ रहती है। सो इसलिए इस फोर्स को सेंट्रिक फोर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? These types of forces are also known as centric forces because the body is directed towards the center। बात समझ आ गई? तीसरी, ये फोर्सेस लॉन्ग रेंज होती हैं, मींस बहुत दूरी तक ये फोर्सेस एक दूसरे पे अप्लाई होती हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अर्थ और सन है। सन और अर्थ एक दूसरे पे फोर्सेस लगाते हैं ड्यू टू देयर मासेस। तो बच्चे बात समझ आ गई? तो ग्रेविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इस ग्रेविटी की वैल्यू क्या है? इस ग्रेविटी को मेजरमेंट कैसे करना है? इस ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड कितना है और डायरेक्शन कितनी है? दैट इज गिवन बाय द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो बच्चों ये लॉ किसके बेस पे है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या करता है? दिस लॉ गिव्स द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी, ये ग्रेविटी की भी देता है या ग्रेविटेशनल फोर्स की भी वैल्यू देता है। ठीक है? मींस ये मैग्नीट्यूड भी देता है और डायरेक्शन भी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था फोर्स जैसी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन्हें वेक्टर कहते हैं। और वेक्टर किसे कहते हैं? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को जिसमें वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। तो फोर्स हमारा वेक्टर है तो इसलिए उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, और वो दोनों कौन देता है? यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। ये क्या कहता है? स्टेटमेंट क्या है बच्चों इसकी? ध्यान से स्टेटमेंट लिखना, इसी के बेस पे आगे हमने इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। दिस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन states that the gravitational force is directly dependent किस पे डिपेंडेंट है? ऑन द प्रोडक्ट। किस पे डिपेंडेंट है? ऑन द प्रोडक्ट ऑफ masses ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट जिनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है उन दोनों के मासेस ले लो, उनका प्रोडक्ट कर लो, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि मास तो दोनों का ले लिया, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों का मास आपने ले लिया, उनकी वैल्यूज ले ली, बट उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस लेना है। जैसे कि मैं आपको यहां पे एक एग्जाम्पल, एक डायग्राम की फॉर्म में आपको बताता हूं कि हमारे पास क्या है? दो ऑब्जेक्ट्स हैं। क्या है? दो ऑब्जेक्ट्स हैं। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के ये सेंटर्स हैं।
बच्चों मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट का मास m1 है, इस ऑब्जेक्ट का मास m2 है। इन दोनों के सेंटर्स के बीच से आपने लेना है, नॉट बिटवीन द सरफेस। इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस r है। देन द फोर्स, अब मैं मान के चल रहा हूं, हमने क्या कर लिया, हमने कंसीडर कर लिया, किसको कंसीडर कर लिया, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ masses m1 and m2 separated by r distance, separated by r distance. Then force, कैसे लिख रहा हूं मैं उसको, एफ जी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स, या अगर एक ऑब्जेक्ट m1 या m2 में से एक कौन है, अर्थ है, विल बी प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, मास कौन है, m1 और m2, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है बच्चों, डिस्टेंस है r, उसका स्क्वायर ले। तो यहां तक समझ आ गया। नाउ जस्ट इसे सॉल्व कीजिए। सो f इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। अब यहां से आपने क्या करना है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को करना है रिमूव। आ गया एक कांस्टेंट। हो बच्चों यहां पे जो हम कांस्टेंट ले रहे हैं दैट इज कैपिटल जी, कैपिटल जी, और ये कैपिटल जी को ही हम यहां पे अब थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। बात समझ आ गई? चलिए अब ये जी क्या है बच्चों, नंबर एक, ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की तरह काम आ रहा है मेरे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और बच्चों इसका नाम क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। मतलब इसका वैल्यू पूरे यूनिवर्स में चेंज नहीं होगा। तो ये बात आपको समझ आ गई। अब इसकी वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू किसकी, जी की। सो दिट्स वैल्यू इज 6.6732 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो बच्चों वैल्यू ऑफ जी मिल गई मुझे। पूरे इक्वेशन में अगर m1 और m2 मास पता हो और उनके बीच का डिस्टेंस पता हो, g ही एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू के बगैर fg की वैल्यू डिनोट नहीं कर सकते। और बच्चों ये किसने दी थी वैल्यू, हेनरी कैवेंडिश ने। सो ये माना जाता है कि हेनरी कैवेंडिश इज द फर्स्ट पर्सन टू डू व्हाट, टू मेजर द वेट ऑफ अर्थ। तो ये बात समझ आ गई आपको, जी की वैल्यू आपको मिल गई। तो अब आपके पास ग्रेविटेशनल जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। चलिए बच्चों ये बात हो गई आपकी क्लियर, और यहां पे आपके पास आपको कैपिटल जी की वैल्यू भी मिल गई। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ। अब इस लॉ को ध्यान से देखिए, जिससे जैसे आर की वैल्यू इंक्रीज होगी, आर इंक्रीज होगी, एफ जी डिक्रीज होगा, एफ जी क्या होगा, डिक्रीज। सो मान लीजिए आपके पास ये सरफेस है और यहां पे इसका एरिया जो है वो लगातार जो है वो आर की हेल्प से इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे आर इंक्रीज होगा एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस आर की वैल्यू पे एफ जी निग्लिजिबल होगा। बच्चों उस आर की वैल्यू से बनने वाली स्पेस को हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड। सो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, ये वो फील्ड है, ये वो वैल्यू है जहां तक आर की वैल्यू इतनी बड़ी हो जाती है कि एफ जी नेग्लिजिबल हो जाता है।
बच्चों उस पॉइंट के बाहर कोई भी बॉडी अगर आए तो फोर्स उस पर नहीं लगेगी, उसके अंदर फोर्स लगेगी। तो बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड एक ऐसा कंसेप्ट हो गया, ये वो डिस्टेंस है, ये वो स्पेस है अराउंड एन ऑब्जेक्ट। कौन सी ऑब्जेक्ट? जो सोर्स ऑब्जेक्ट है, जो फोर्स लगा रहा है, उसके आगे पीछे इतना डिस्टेंस, इतनी बड़ी स्पेस जिसमें वो दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा सके, दैट स्पेस अराउंड द बॉडी इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड। चलिए ये बात खत्म हो गई। अब बात करते हैं कि ग्रेविटी का एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे। तो बच्चों फॉर ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी का एक्सप्रेशन निकालना है तो ये मान के चलना है कि आपके पास जो एक बॉडी है दैट इज आपकी क्या है, वो अर्थ है। तो मान लीजिए g तो कांस्टेंट है, मास m1 बच्चों जो है, दैट मास m1 को मैं m ले रहा हूं, कोई ऑब्जेक्ट है, और m2 को मैं ले रहा हूं मास ऑफ अर्थ कैपिटल M। m1 आपका कोई ऑब्जेक्ट है, कैपिटल M आपका सरफेस है अर्थ का, और ऑब्जेक्ट लग रहा है और r का स्क्वायर हो रहा है। नाउ r इज द सरफेस रेडियस ऑफ अर्थ। ये क्या है? रेडियस है अर्थ का। सो बच्चों इस समय हम क्या मान के चल रहे हैं कि अगर ये अर्थ है तो अर्थ की सरफेस के ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा है। दिस इज m, दिस इज कैपिटल M। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? कैपिटल R। ध्यान रहे ये कैपिटल R ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस नहीं है। दिस कैपिटल R इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। बात समझ आ रही है? तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। बट जो ऑब्जेक्ट, जो फोर्स एक बॉडी पे लग रही है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। mg भी होता है। व्हाट इज g? वेयर g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बच्चों क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? सबसे बड़ी बात तो ये है, एक्सेलरेशन तो आप लोगों ने पढ़ लिया। यू हैव वेल स्टडीड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, द कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन। व्हाट इज दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? तो बच्चों जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से नीचे ड्रॉप करते हैं, ओनली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगानी। मैंने ये पेन पकड़ा है, इस पेन को मैं छोड़ दूं, मैंने इसको नीचे नहीं फेंका, मींस फोर्स मैंने नहीं लगाई। उस समय ये क्या कर रहा है? इसको कौन नीचे खींच रहा है? मैंने तो इसको छोड़ा था बस। नीचे किसने खींचा? नीचे खींचा इसी अर्थ के सेंटर ने। तो दैट कंसेप्ट, दैट इज ग्रेविटी। और उस समय ये एक्सटर्नल किसी भी फोर्स के इंपैक्ट में नहीं था, दैट वाज ओनली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो जिस समय कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की तरफ मूव कर रहा हो और वो सिर्फ एक्शन ऑफ ग्रेविटी पे हो, उस समय हम कहेंगे जो उस बॉडी का एक्सेलरेशन है, दैट एक्सेलरेशन इज वैल्यू ऑफ g। सो ये स्मॉल g से कहते हैं, तो दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और बच्चों इसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब आप कहोगे सर ये कहां से आया? सो बच्चों अभी ऊपर देखिए ध्यान से, मैंने दो एक्सप्रेशंस निकाले फोर्सेस के। फर्स्ट वन इज GMM अपॉन R का स्क्वायर। दूसरा एक्सप्रेशन बच्चों अभी आपने बताया मुझे, दैट इज मास इंटू ग्रेविटी। फोर्स किसके बराबर होती है? M इंटू A। बट यहां पे A को कौन रिप्लेस कर रहा है? योर A इज रिप्लेस्ड बाय G, क्योंकि उस समय फोर्स एक्सटर्नल फोर्स होती थी, यहां पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। सो Fg इज इक्वल टू mg। बच्चों इन दोनों कंसेप्ट्स को करो इक्वेट, मींस mg इज इक्वल टू gm कैपिटल M अपॉन R का स्क्वायर। दोनों तरफ बच्चों स्मॉल m है, तो आपके पास आ गया g की वैल्यू gm अपॉन R का स्क्वायर। सो बच्चों g की वैल्यू मैंने आपको बता दी। m इज द मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ। दिस इज द कैपिटल, द रेडियस ऑफ अर्थ। सो बच्चों ये सारे जो है क्या है, ये ऑल ऑफ देम दे आर व्हाट? दे आर कांस्टेंट्स। सो यहां से g की वैल्यू मिल गई। और g की वैल्यू कितनी होती है इस एक्सप्रेशन से? इट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ये ध्यान रखिएगा, इस वैल्यू को याद रखिएगा। वैल्यू ऑफ g इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन सम ऑफ द केसेस, इन वेरी रेयर केसेस, वी कैन आल्सो यूज इक्विवेलेंट टू 10। डन? सो दैट इज द वैल्यू। अब यहां से बच्चों इस एक्सप्रेशन में देखिए, g की वैल्यू किसके बराबर है? g m अपॉन r का स्क्वायर। फॉर्मूले को ध्यान से देखो बच्चों, g क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। स्मॉल g आ गया, ये कैपिटल G कांस्टेंट है, कैपिटल M सरफेस है, अर्थ का मास है, कैपिटल R अर्थ का है। तो ऑब्जेक्ट का क्या है? ऑब्जेक्ट का कुछ भी नहीं है। तो वैल्यू ऑफ G इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी क्वांटिटी related to object। तो बच्चों अगर ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर जा रहा है तो ऑब्जेक्ट के किसी भी वैल्यू के ऊपर वैल्यू ऑफ स्मॉल g डिपेंड नहीं करती। तो ये समझ आ गया आपको? तो g जो है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? मास ऑफ अर्थ पे, रेडियस ऑफ अर्थ पे, और कैपिटल G खुद अपने आप में एक कांस्टेंट है। तो अब लेकिन ये वैल्यू ऑफ g कांस्टेंट नहीं है, that varies, g changes। कहां पे? नंबर 1 with change in height। किस पे है? change in height। नंबर 2 with change in depth। डेप्थ पे भी डिपेंड करता है। नंबर 3 with shape of earth। अब यहीं पे आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि सर शेप पे कैसे डिपेंड करा? बच्चों जी हमारी बॉडी, हमारा जो सन और अर्थ जो है, जो हमारा अर्थ है, दैट इज नॉट कंप्लीटली स्फेरिकल, दैट इज समहाउ एलिप्टिकल। तो जब हम एलिप्टिकल की बात करते हैं तो हमारा एलोंगेटेड शेप होता है, तो उस समय सारे रेडियस बराबर नहीं होते। तो शेप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आर की वैल्यू कभी बड़ी होगी कभी कम होगी, तो वैल्यू ऑफ स्मॉल जी अपने आप चेंज हो जाएगा। सो शेप ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ को चेंज करेगा, और रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो स्मॉल वैल्यू को या वैल्यू ऑफ स्मॉल जी को चेंज करेगा। बात समझ आ गई? एंड द लास्ट फोर्थ वन विद रोटेशन ऑफ अर्थ, with rotation of, so 4 चीजों पे डिपेंड करता है, हाइट फ्रॉम अर्थ, चेंज इन डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ, एंड द लास्ट वन दैट इज व्हाट? दैट इज योर रोटेशन ऑफ अर्थ। तो बच्चों ये बात समझ आ गई आपको? तो इस बच्चों इस चीज को ध्यान में रखना, और आपके पास ये वैल्यूज बन गई, वैल्यू ऑफ जी। अब आप देख सकते हो आपके पास 2 जीज हो गई हैं, एक स्मॉल जी और एक कैपिटल जी। स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, कैपिटल जी कांस्टेंट है, कैवेंडिश ने दिया था, और ये वैल्यू है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दोनों कांस्टेंट नहीं है, स्मॉल जी चेंज होता है हाइट, डेप्थ, रोटेशन और शेप ऑफ अर्थ के साथ। कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये यूनिवर्स में कहीं भी चले जाइए वैल्यू ऑफ कैपिटल जी चेंज नहीं होगी। तो ये बात समझ आ गई बच्चों? तो ये था आपका जी। अब स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में रिलेशन क्या है? अभी हमने ऊपर देखा कि स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। तो जब आपको इन दोनों के बीच का रिलेशन पूछा जाए, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ दैट रिलेशन। और स्मॉल्स में आपको जी की वैल्यू भी पता है, कैपिटल जी भी पता है, मास ऑफ अर्थ भी पता है, रेडियस ऑफ अर्थ भी पता है। बात समझ आ गई? सो बच्चों अब देखते हैं आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन। यहीं पे आपके पास टेक्सचुअल क्वेश्चन है, मींस फ्रॉम इनसाइड द टेक्स्ट। पहला क्वेश्चन ही यही है, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। तो बच्चों मैंने अभी ऊपर बताया क्या स्टेटमेंट है,
this law states that, what does it state? The value of the gravitational force that is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between the center. पहला क्वेश्चन है आपका, गिव द स्टेटमेंट. लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है बच्चों, तो आपको समझ आ गई इसकी स्टेटमेंट, मैंने लिखवा दी थी आपको. नंबर 2, व्हाट इज द फॉर्मूला? गिव फॉर्मूला लिख सकते हो, कभी डेरिवेशन आ सकती है. फॉर्मूला फॉर वैल्यू ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? तो बच्चों ग्रेविटी इज दिस, कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर का स्क्वायर. अब आप बोलोगे सर इसमें क्या है? तो बच्चों जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम इज मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट और आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ. तो ये बात समझ आ गई आपको. तो बच्चे ये था आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपका कांस्टेंट और रिलेशन बिटवीन दोज टू कांस्टेंट. तो समझ आ गया ये. तो बच्चों अगला टेक्सचुअल क्वेश्चन जो नेक्स्ट पेज पे है, पेज नंबर 136 पे, वो क्या कहता है? वो कहता है डिफाइन करो व्हाट इज फ्री फॉल. बच्चे फ्री फॉल कब होता है मैंने आपको अभी बताया. सो फ्री फॉल इज सेड टू बी डन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम एन हाइट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. अगर आपके पास ये सरफेस है अर्थ की, इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट जिसका मास m है वो नीचे की तरफ गिर रहा है और इस समय इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही. मींस ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस आर जीरो एक्सेप्ट व्हाट? द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. बच्चों फोर्स ऑफ ग्रेविटी कौन सी फोर्स होती है? वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही होती है, बट वो लगाता कौन है? अर्थ लगाती. सो फ्री फॉल क्या होता है? इट इज दैट phenomenon in which an objects fall on the surface of earth only under the action of gravity. तो बात समझ आ गई बच्चों. दूसरा है डिफाइन कीजिए स्मॉल जी को. आपको क्या डिफाइन करना है? आपने वैल्यू ऑफ स्मॉल जी को डिफाइन करना है. तो सबसे पहली बात बच्चों, स्मॉल जी क्या होती है? दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. चलिए ये आंसर ऊपर वाले टॉपिक से ही निकल गया. तो बच्चों जब ऊपर से ऑब्जेक्ट धरती पे आ रहा है उस समय कौन सी फोर्स लग रही है? ओनली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. सो द एक्सेलरेशन उस समय जो होगी, द एक्सेलरेशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी under the action of gravity, under the action of gravity is known as what? What is it known? It's known as acceleration due to ग्रेविटी. और बच्चों इसे किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल जी से. स्मॉल जी से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों? द वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये रहा बच्चों आपको टेक्सचुअल बुक का क्वेश्चन. सो बच्चे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है दो बड़े ही इंपॉर्टेंट लॉस के बीच में. दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मैकेनिक्स या मोशन, और दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. बहुत बारी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदर न्यूटन थर्ड लॉ इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ ग्रेविटेशन और ग्रेविटी.
whether law of gravitation follows or it obeys Newton third law or contradict with each other. So बच्चों ऐसा कुछ नहीं। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और न्यूटन का लॉ ग्रेविटेशन कहता है कि हर वो बॉडी जिसका मास है वो दूसरी बॉडी जिसका मास है उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो दोनों एक दूसरे को खींच रही हैं। मींस अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा, लेकिन हो सकता है दूसरे ऑब्जेक्ट का मास छोटा हो तो उसके कारण लगेगी फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर सिटिंग हियर एंड दिस इज अर्थ, अगर अर्थ आपके ऊपर बच्चों फोर्स लगा रही है तो आप भी अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, लेकिन ड्यू टू योर मास you are less massive as compared to earth, so the magnitude of the force that you are implying on surface of earth, that will be comparably very lesser, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे। अगर मेरा मास कम तो जो मेरी फोर्स होगी वो फोर्स ज्यादा लगेगी, अगर ऑब्जेक्ट अर्थ का मास ज्यादा तो उसके कारण लगेगी फोर्स का इंपैक्ट भी ज्यादा होगा। तो ये बात समझ आ गई आपको? सो फोर्स ज्यादा मींस मास ज्यादा तो वाइस वर्सा रहेगा। सो ये था न्यूटन थर्ड लॉ भी फॉलो करता है ग्रेविटेशन लॉ, जस्ट द रीजन इज दैट ड्यू टू व्हाट, द लेस वैल्यू ऑफ मास, द इंपैक्ट, द मैग्नीट्यूड इज लेसर। बात समझ आ गई? अब ये बच्चों ग्रेविटेशन जो है, ये ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, इसकी इंप्लीकेशन, इसकी यूटिलिटी कहां है, कहां इसके यूटिलाइजेशन है? सो बच्चों अगर आप देखो तो ग्रेविटेशन का ही सारा बोलबाला है। कोई भी चीज जो हमारे सराउंडिंग में है दैट इज स्टेबल ओनली ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। यू आर वॉकिंग ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। sun is attracting surface of earth, that is due to gravitational force. Earth is revolving around the sun, that is due to gravitational force. Our solar system is balanced, is in equilibrium, that is only due to gravitational force. So बच्चों उम्मीद है आपको आज की क्लास के टॉपिक्स समझ आए होंगे। So please be with me. Enjoy physics. Goodbye. See you in the next class.